प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। वो एक मंच पर थी और आपके गाने को सुनने के लिए वो मंच पर रुक जाती हैं और आपको दोबारा गाने के लिए कहती हैं। क्या था वो वाक़या ज़रा बताएँगे? आपको बिहार से निलय का सम्मान मिला। आप नीलिमा ठाकुर जो आपका असली जी, वास्तविक नाम था उससे आपका नाम परिवर्तित होके नीलिमा निलय हो गया। जी। तो फिर ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया? आपने शादी नहीं की, ऐसा क्यों? ये सिवा कोई नहीं। नमस्कार। आज बात करेंगे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पक्ष की। वो पक्ष होता है कला का। कला जो हमें जीना सिखाती है और कलाकार जिनके बारे कहा जाता है कि जो इंसान दिल से अच्छा होता है वही एक अच्छा और सच्चा कलाकार हो सकता है। झारखंड में एक ऐसी कलाकार हैं जिन्हें निलय के सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनकी मधुर स्वर को सुनने के लिए देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी रुक जाती हैं। एक ऐसी कलाकार जिन्हें झारखंड की लता मंगेशकर के नाम से संबोधित किया जाता है। आज ऐसी ही एक कलाकार से हम बात करेंगे जिन्होंने देश के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में अपना स्वर दिया था। उनके मधुर गायन से लोग भक्ति भाव से विह्वल हो जाते थे, भक्ति में डूब जाते थे। ऐसी ही एक कलाकार आज हमारे साथ हैं। नाम है इनका नीलिमा निलय। निलय इन्हें सम्मान मिला था। निलय जो कि एक आवास होता है जहाँ कला ठहरता है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। सबसे पहले आपके चैनल एसबीएन के जितने दर्शक हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और पिंटू आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू मैम। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक झारखंड बिहार की एक सीधी सादी भोली भाली सी एक मासूम बच्ची कैसे आती है कला के क्षेत्र में। कला जहाँ पर कि घर के बाहर निकलना होता है, जाके कार्यक्रम की प्रस्तुति देनी होती है। तो आप एक क्षत्रिय परिवार से संबंध रखती हैं जहाँ की लड़कियों को उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। वैसे वातावरण में आप कैसे इस कला के क्षेत्र में आई? अपनी कला के क्षेत्र के जीवन की शुरुआती दिनों को हमारे साथ साझा करें। ऐसे तो अगर मैं कहने लगूं तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। मैं शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि मैं करीब 4 साल की थी, उस टाइम की बात है। जो हम जहाँ रहते थे एचईसी में सेक्टर में, तो बगल में एक हमारे अंकल रहते थे जिनका एक ग्रुप था। इसका कव्वाली का ग्रुप हुआ करता था। तो मैं क्या करती थी ना, जब भी उन लोग प्रैक्टिस करते तो मैं जाके खड़ी हो जाती थी और सुनती रहती थी। तो इस तरह से कंटिन्यू चला कुछ दिनों तक। तो अंकल बोले कि ये लड़की हमेशा आके खड़ी होती है। तो वो मेरे पापा से बोले कि एक बात बताइए, ये गाती है क्या? तो पिताजी बोले कि हाँ गाती तो है, थोड़ा बहुत गा लेती है। तब फिर वो हमको बिठा के गाना गवाया। जब गाना सुने मेरा तो बोलते रहे ये तो इतना बढ़िया गाती है, इसको ऐसे कैसे, इसको सिखाइए। तो फिर बोले कि आप ये मेरे पास आके बैठेगी और मैं इसको सिखाऊंगा। उस समय से मेरी जो कला का जो दौर, मेरा मतलब सफ़र वहीं से शुरू हुआ। उनके साथ बैठ के हमने काफ़ी, मतलब उन्होंने मुझे गवाया, फिर प्रोग्राम्स में लेके गए। बहुत छोटी सी थी, प्रोग्राम्स में गवाया। उस टाइम पे 1.5 रोटी एक नाटक हुआ करता था, तो उसमें मुझे प्लेबैक किया गया, मैंने प्लेबैक के लिए गवाया गया। तो मैं वही सोचती हूँ कि आज आज भी मैं प्लेबैक किया मैंने, और बचपन में भी मैंने प्लेबैक किया। तो इस तरह से मेरी जर्नी फिर शुरू हो गई। फिर तो आगे ही बढ़ते गई, आगे ही बढ़ते गई फिर काफ़ी। हर कलाकार का एक गुरु होता है, तो ऐसे कौन रहे जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया? हाँ ज़रूर। मेरे पहले गुरु तो मैं इनको ही मानती हूँ। इनका प्रसाद एंड करके पार्टी हुआ करता था। उसके बाद एक आनंद मास्टर जी थे, उन्होंने मुझे शिक्षा दिया। फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई तो फिर सुजान पंडित जी, श्री वो, उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू किया। फिर उसके मैंने संगीत में, क्लासिकल में मैंने सीनियर डिप्लोमा किया सुजान पंडित जी के, उनके मास्टर जी के थ्रू। फिर मेरे गुरु हुए रामेश्वर पाठक जी, जो आज वो इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान। तो उन्होंने फिर मुझे सिखाना स्टार्ट किया, क्लासिकल भी, लाइट भी। उसके बाद मैंने प्रभाकर किया, चंडीगढ़ से विशारद किया मैंने क्लासिकल में। और उसके बाद रेडियो स्टेशन में भी मैंने बी हाई की आर्टिस्ट हुई मैं। उसके बाद तो फिर ऐसे ही चलता रहा फिर।
इस कला के सफ़र में बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, कई सारे कलाकार ने आपको प्रभावित किया होगा, जिनसे आपको प्रेरणा मिली होगी। तो वो कौन से कलाकार रहे हैं, जिससे देख कर के आपको प्रेरणा मिली, जिससे देख के आपको लगा कि मुझे भी इसकी तरह अपना एक विशेष मुकाम बनाना है? बिल्कुल, बिल्कुल सही पिंटू। जो आज हमारे बीच नहीं है, सरस्वती माँ की बेटी लता मंगेशकर जी, जिनको मैं बचपन से सुनते आई थी मैं, और उनको उनको सुन के ही मैं गाने का जो मेरा मतलब रुझान हुआ, उनको सुन के ही, और मैंने उनके ही गाने को गा के ज़्यादा रियाज़ किया, क्योंकि उनके गाने में जो बातें हुआ करती थी, समझो तो वो एक पूरा म्यूज़िक का इंडस्ट्री हुआ वो। लता जी एक इंडस्ट्री थी वो, पूरी म्यूज़िक। और कुछ आप सुनो चाहे नहीं, उनको सुन लो तो समझो कि फिर आपने संगीत का हर कुछ सीख लिया। तो उनको सुन सुन के मैंने काफ़ी मतलब ये क्या, फिर साथ में मेरा इधर भी चलता रहा। लता जी से ही मैंने प्रेरणा ली, वो मेरी समझो तो प्रेरणा भी है, मेरी सब कुछ थी वो। और आज वो हमारे बीच नहीं है, जो जिसका मुझे बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है, बहुत ज़्यादा। फिर कैसे-कैसे सफ़र बढ़ता गया? आगे जाकर के आपने बॉलीवुड में भी गाने गाए हैं और बहुत सारी भाषाओं में गाने गाए हैं, तो किन-किन क्षेत्रों में आपका कला का ये विस्तार हुआ? मैं धीरे-धीरे, जैसे मैंने रांची में तो अपना चलो बहुत ही अच्छा किया मैंने, बिहार की मैं लता के नाम से जानी जाने लगी। उसके बाद लोगों ने कहा कि नीलिमा अब तुम अपने क्षेत्र से बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारी जो आवाज़ है वो प्लेबैक के लिए है, तो तुम अब रांची से बाहर निकलो। तब वही मैं फिर बॉम्बे की तरफ निकली मैं। एक प्रोड्यूसर थे हमारे, जो नहीं है हमारे बीच, उमाकांत तिवारी जी, उन्होंने ही मुझे अपनी फ़िल्म में मतलब गाने के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो फिर मैं बॉम्बे गई। सबसे पहला गाना मैंने गाया सुरेश वाडेकर जी के साथ, था तो वो भोजपुरी फ़िल्म, लेकिन गाने बहुत अच्छे थे और हिट भी हुआ। गाने का बोल था आवत तो ये सांवरिया, और बोल था सबुज रंग चुंदरी मंगादा पियवा हो। फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग मेरी होती गई। काफ़ी उधर बॉम्बे में लोगों ने मुझे बहुत सराहा, और कई लोगों के साथ मैंने गाया, शब्बीर कुमार जी के साथ, मुन्ना अजीत जी के साथ, महेंद्र कपूर जी के साथ, फिर सुरेश वाडेकर जी के साथ तो गाया ही मैंने, उदित नारायण जी के साथ, सोनू निगम के साथ, शानू के साथ, मतलब हर के साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया। काफ़ी काम मेरा अच्छा चल रहा था वहाँ पे। और अभी अभी तो मैं खैर अभी मैं इन दिनों रांची में हूँ, लेकिन मेरा बेसिक तो वही है, बॉम्बे ही है। बहुत सारे जितने भी नामचीन कलाकार उस समय के रहे, सभी के साथ आपने काम किया। फिर अचानक से आपका भोजपुरी जो सिंगिंग इंडस्ट्री है, उसमें पदार्पण हुआ। अचानक से भोजपुरी की तरफ कैसे मुड़ गईं? भोजपुरी एक्चुअली में जो मैंने जिनके बारे में बताया ना, उमाकांत तिवारी जी, उन्होंने ही मतलब मुझे ब्रेक दिया भोजपुरी फ़िल्म में। तो भोजपुरी फ़िल्म पहला ब्रेक जो मेरा भोजपुरी फ़िल्म से हुआ, तो वो क्या हो गया कि उधर पूरा फैल गया कि एक ऐसी सिंगर आई है जो बड़ी अच्छी रेंज है, बहुत अच्छा गा रही है। तो होता क्या है कि आपने जिससे शुरुआत किया, तो लोगों की नज़र में, लोगों के दिमाग में वो ये कि भोजपुरी भोजपुरी, तो मैंने फिर मेरे पास केवल भोजपुरी का ही ऑफ़र आने लगा ज़्यादातर। लेकिन ऐसी बात नहीं, फिर मैंने हिंदी में काफ़ी काम किया, रामायण में भी किया, एक घने जंगल में सीरियल था उसमें किया, फिर आपका काफ़ी सीरियल था, हिंडोल था, और हिंदी फिल्म थी सात फेरे आप साथ दें, तो विनोद राठौर जी के साथ मेरा डुएट था। तो ऐसा नहीं, हिंदी में बहुत काम किया, बहुत एल्बम्स गाए मैंने, मेरे पर्सनल एल्बम्स, काफ़ी सोलो एल्बम्स, भजन गज़ल के, पंजाबी, गुजराती, मराठी और बंगला, सब सब गाया मैंने। हाँ, वो पल जब आपको रामायण जो धारावाहिक है उसमें गाने का मौका मिला और ये धारावाहिक ने भारत में इतिहास बना दिया। आज तक कोई भी धारावाहिक उसके सम्मान को कहें या फिर उसकी लोकप्रियता को कहें छू ना सका। तो जब आपको लोग रामायण की सिंगर के तौर पर जानने लगे तो वो कैसा अनुभव था? अनुभव तो बहुत अच्छा था क्योंकि अगर आपको कोई किसी गाने के द्वारा आपको जाने जाते हैं, तो मन में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही। उसमें मेरा विदाई वाला गीत था, राज दुलारी की आज विदाई, वो गाया था मैंने। और शादी के गाने थे, बहुत सारे गाने थे, उसमें भी गाया था मैंने।
उसके बाद में फिर एक समय आता है कि जीवन में कुछ बेहद ही अनोखे से अनुभव रहते हैं। जब आपको बिहार से निलय का सम्मान मिला, आप नीलिमा ठाकुर जो आपका असली वास्तविक नाम था उससे आपका नाम परिवर्तित होकर नीलिमा निलय हो गया। तो फिर ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया? हाँ, क्या है, बिहार में तो मैं नीलिमा ठाकुर के नाम से ही जानी जाती थी, उसी से फेमस हुई। लेकिन इस बीच क्या है कि झारखंड जब बना, झारखंड की तरफ से मुझे, नहीं, बिहार की तरफ से मुझे, और झारखंड स्टेट से मुझे निलय की उपाधि मिली। तो मैं जब बॉम्बे गई तो सबने कहा कि नहीं, आप थोड़ा चेंज करो अपना, है ना, नीलिमा निलय करके इंडस्ट्री में अपना नाम ये करो। तो यो मैंने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उससे थोड़ा अंतर आया। जो मैं नीलिमा ठाकुर से जो जितनी ऊंचाई पे मैं रही हूँ, उस हिसाब से निलय से भी हुई मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहा। जैसे कोई एक सीमा रेखा सा खींचा गया कि जैसे पहचान हाँ, बिहार से जुड़ के रह गया, हाँ, ऐसा कुछ? बिहार से, जैसे बिहार के लोगों ने उनके मन में कन्फ्यूज़न होने लगा कि नीलिमा निलय, कहीं मैरिज हो गई उसकी, ऐसे। तो ऐसे उसका मैंने पूरा खुलासा भी किया था पेपर में। और जो नीलिमा ठाकुर का जो एक बोलबाला था ना, वो नीलिमा निलय से थोड़ा कम हुआ, असर तो पड़ा हो थोड़ा सा। एक कलाकार की जीवन यात्रा को अच्छे से जानने में वक्त काफ़ी लगता है, तो ये एक एपिसोड में समेटना संभव नहीं है। आइए कुछ बेहद ही रोचक बातों पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे इसमें कि आपने शादी नहीं की, ऐसा क्यों? शादी नहीं की, तो ये तो है म्यूज़िक के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं शादी कर लूँगी तो शायद मेरा म्यूज़िक ही बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं सुनती थी ना, क्योंकि वो शादी हो गई तो परिवार में इस तरह से वो उलझ के रह गई कि उसका गाना छूट गया, ये हो गया। तो ये सबसे मेन कारण था मेरे लिए कि हमको संगीत से दूर ना हो जाऊँ, इसीलिए। संगीत से इतना लगाव कि आपने शादी ही नहीं की। अच्छा, एक समय आता है जबकि देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। वो एक मंच पर थी और आपके गाने को सुनने के लिए वो मंच पर रुक जाती हैं और आपको दोबारा गाने के लिए कहती हैं। क्या था वो वाक़या, ज़रा बताएँगी? हाँ, वो वाक़या ऐसा था कि मैं उस समय कॉलेज में थी, उस समय वो आई थी इंदिरा जी। तो उसमें वुमेंस कॉलेज की तरफ से मेरे गाने रखे गए थे वहाँ पे, और भी सारे कॉलेज के लोग थे वहाँ पे। लेकिन मेरी मैडम थी, उन्होंने बाज़ाब्ते मुझे, तैयार हम लोग हो रहे थे कि एकदम जाएंगे, अब गाएंगे। सबका फंक्शन हो गया और मेरा जब टर्म आया तो उसमें नाम ही नहीं अनाउंसमेंट हुआ। तो मेरी मैडम बहुत नाराज़ हो गई, और इंदिरा गांधी वोट ऑफ थैंक्स भी दे दिया गया। इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं। उसके बाद मेरी मैडम कुछ नहीं, मुझे क्या कि पकड़ के ले गई इंदिरा गांधी के सामने। बोले, मैडम देखो, इनके साथ ये ऐसा हुआ है कि इनका प्रोग्राम था और इनके प्रोग्राम को लोग काट दिया। बोले, तो उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, ऐसा कौन किया भाई? नहीं तो फिर तो मैं तो बैठ के सुनूंगी। उठ के जा रही थी तो बैठ गई वो। बोले, नहीं नहीं, बिल्कुल ये बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर वो बैठी। फिर मैं तो रो रही थी सेंटिमेंट में। मैं एकदम रो रही थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो फिर उन्होंने बैठा और बोले, आप आओ गाओ। फिर मैं गाई तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे, बहुत पीठ थपथपा के, बहुत पूरा उनका लिखा हुआ आज भी है मेरे पास। क्या बात है! तो बेहद खूबसूरत एक कलाकार का जीवन होता है और इस सफ़र को हम जानेंगे और मगर फ़िलहाल आज यहीं रुकते हैं। अगले अंक में फिर बात करेंगे आगे की इनकी कला की यात्रा कैसे हुई। बने रहे ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची। नमस्कार।